अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और जनाब इस खूबसूरत मौसम को, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इंजॉय भी कर रहे होंगे। जी हाँ, अ, जैसा कि मैं अक्सर किसी न किसी करंट हवाले से आपसे बात करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि रमज़ान की आमद आमद है, तो मुझसे कहा गया था एक अदारे की तरफ से कि मैं रमज़ान के बारे में कुछ हेल्दी हिंट्स बताऊँ, कुछ रमज़ान के हवाले से कुछ ऐसी सेहतमंदाना बातें बताऊँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही बातें मैं आपसे भी शेयर करूँ जो मैं उनसे करने जा रही हूँ। ठीक, तो जनाब जी, रमज़ान की आमद आमद है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। बहुत आम फहम है, कोई उसमें इतनी बड़ी कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना वैसे तो बहुत सी खूबियों का हामिल और बाबरकत महीना है। इंसान को अपने नफ्स पर काबू करने के काबिल बनाना, दूसरों के दर्द को महसूस करना, भूख और प्यास पर काबू रखना, ये सब चीज़ें बर्दाश्त के ज़ुमरे में आती हैं, या फिर आप इसको सब्र भी कह सकते हैं। मगर हमारे यहाँ ही नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, इंडो पाक में ही नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में इसे इबादत के अलावा खुश खुराकी की अलामत भी समझा जाता है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि रमज़ान में लोग जितना ज़्यादा खाने पे तवज्जो देते हैं और किसी चीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं है। अफ्तारी का अहतमाम इस कदर होता है कि कोई इंतहा नहीं। आम दिनों में इतनी खुश खुराकी हो ना हो जितनी रमज़ान में अफ्तारी और सहरी में दिखाई देती है, और बहुत हद तक ये खुराक सेहत के बिल्कुल मुनाफी भी दिखाई देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने सोचा कि इस हवाले से अगर कुछ मुफीद टिप्स दे सकूं तो ये भी एक सदका जारिया होगा। ठीक, इस माह में सहरी के मौका पर पराठों को एक तरफ रख कर ऐसी कार्ब्स खाई जानी चाहिए जो यानी मैदे में जाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई को जज्ब करने की सलाहियत रखती हों। जैसे ओट्स को दूध में पकाकर चिया सीड मिलाकर खाएं तो जुज़्व बदन आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। जैसे ओट्स का अगर आप दलिया बनाते हैं तो उसमें अगर भीगे हुए पानी में भीगे हुए थोड़े से चिया सीड मिला दें तो उससे आपको प्यास की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी, और उसके अलावा आपको एनर्जी भी देगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जुज़्व बदन बन के पूरे दिन तक आपको तवानाई फराहम करेगा। ठीक है, पराठे की जगह बगैर छने आटे की रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी अगर आप खाएंगे तो वो ज़्यादा मुफीद होगी। ये है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है रमज़ान में, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अंडों का ऑमलेट जिसमें ताज़ा सब्जियां मिलाई गई हों, जैसे शिमला मिर्च है, कभी पालक आप डाल लें, धनिया डाल लें, हरी प्याज बहुत अच्छी है। हरी प्याज शामिल करने से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। आई मीन कि अंडों में जो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की सलाहियत है, वो हरी प्याज डालने से वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे बैंगन अगर आप पकाएं तो बैंगन की डंडी अगर आप साथ में शामिल करें बैंगन पकाते हुए, तो बैंगन की जो नेगेटिव चीज़ है ना उसके अंदर वो न्यूट्रल हो जाती है। जी, दही बेहद ज़रूरी है। ये मैदे को जलन से रोकती है और प्यास को महसूस नहीं होने देती। मुख्तलिफ दालें भी मुख्तलिफ तरीके से पकी हों वो भी आप सहरी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन होता है। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात जो है वो सिर्फ दालों से ही पूरी करते हैं। जी, तो कीमा के कबाब बना के आप रख सकते हैं। कीमे के कबाब भी आप सहरी के टाइम पे खा सकते हैं। प्रोटीन दिन भर आपको फुल रखती हैं और पट्टे कमज़ोर होने से बचाती हैं। सबसे पहले जो आपके मसल्स हैं ना उनको वीक होने से ये बचाती हैं, जो आपकी प्रोटीन है। बादाम और अखरोट दलिया में डालकर खाए जा सकते हैं। मक्खन खाना भी बहुत मुफीद है। ये लोग जो अपनी लाइफ में से चिकनाई को बिल्कुल ओमिट कर देते हैं, यानी ज़ीरो कर देते हैं, उनको मैं बार बार कहती हूँ कि चिकनाई अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। ये आपके जोड़ों को लुब्रिकेट करती है। और टू मच नहीं खाएं कि आप टपकते हुए घी के पराठे खा रहे हैं या फिर
बेतहाशा मक्खन खा रहे हैं, लेकिन एक हद तक चिकनाई आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने सारी उम्र वेट कॉन्शियस होने की वजह से मक्खन नहीं खाया, चिकनाई नहीं खाई, जिसका नतीजा मुझे आज घुटनों में से चटक चटक की आवाज़ की सूरत में निकलता है और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए ज़रा अब मुश्किल हो गया है। अगर मैंने चिकनाई खाई होती, मक्खन खाया होता, अपनी खुराक में शामिल रखा होता, तो शायद अभी काफ़ी हद तक मेरा बचाव हो चुका होता है। लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये चीज़ें जो मैंने पूरी जवानी कभी नहीं खाई। इसलिए मक्खन खाना मैं मशवरा देती हूँ कि बहुत मुफीद है, ज़रूर शामिल करें और ये तवानाई का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। प्यास का सद्भाव करने के लिए पानी ज़रूर पिएँ। जी हाँ, सहरी के टाइम पे पानी ज़रूर पिएँ, इफ्तारी के टाइम पे भी पिएँ। अगर इसमें भिगोए हुए तुखम बलंगन यानी चिया सीड, जो कि तुखम बलंगन की कज़न कह लें, वो है, शामिल कर लें तो प्यास में कमी महसूस होगी, कम महसूस होगी और जिस्म को आपके तरावत भी मिलेगी। ठीक है, तो डिहाइड्रेट नहीं आप फील करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई ना सहरी की बातें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने अपने तौर पर अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताई है कि सहरी के टाइम पर हेल्दी सहरी क्या होगी। उसके अलावा अफ्तार अब आ जाता है, तो अफ्तार इस वक्त इस कदर एहतमाम किया जाता है कि दिन भर में अगर कोई कैलोरीज कम भी हुई है तो इसका अजाला हो जाता है, क्योंकि डबल अफ्तारी हो जाती है इस कदर। और रोज़े के टाइम पे, रोज़ा खुलने से थोड़ी देर पहले आप ट्रैफिक का वो हाल देखते हैं कि लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। ये नहीं करते कि दो चार खजूरें अपने पास रख लें, अगर किसी वजह से लेट हो रहे हैं घर पहुंचने में तो खजूर से रोज़ा खोल लें। बल्कि सुन्नत ही यह है कि आप खजूर से रोज़ा खोलें या नमक, मेरी अम्मी हमेशा नमक की चुटकी से रोज़ा खोला करती थी, तो खजूर से रोज़ा खोल लें और उसके बाद आप पानी पिएँ। लेकिन नहीं, उस वक़्त लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा होता है और वो चाहते हैं जल्दी से घर पहुँचें और चाटें और पकौड़े और समोसे और दही बड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो बनी होती हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। जबकि रमज़ान तो हमें सिखाता ही सब्र है, सब्र और बर्दाश्त की एक प्रैक्टिस है। लेकिन नहीं, अक्सर मैंने देखा कि रमज़ान में लोगों का बर्दाश्त का पैमाना बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, सेहतमंद ना अफ्तार जो है वो मैं कहती हूँ 2 खजूरें और पानी पीकर पहले नमाज अदा कर लें और फिर गोश्त या चिकन का सालन या फिर किसी भी तरीके से पका हुआ चिकन हो या गोश्त हो या मछली हो, उसको आप रोटी या चावलों के साथ भूख के मुताबिक खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। हर रोज़ पकौड़े या समोसे खाने की जगह किसी फ्रूट चाट बना लें, किसी दिन फ्रूट चाट बना लें, किसी दिन सफ़ेद चनों की चाट बना लें, किसी दिन रेड लोबिया बना लें। रेड लोबिया भी प्रोटीन का बिल्कुल हामिल है। और ये जो है मशरूम्स, ये भी बिल्कुल प्रोटीन है। मेरे कज़न ने पीएचडी की थी मशरूम्स के ऊपर, वो बताते हैं कि मशरूम नेमल बदल हैं प्रोटीन का। जी, एक और चीज़ है कि जलेबी, दूध और अंडों की पुडिंग ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि बेहद मज़ेदार बनती है मीठे के तौर पर। अगर आप इसे बना लें तो यह ना सिर्फ आपको तवानाई देगी, आपके टेस्ट बड को भी अच्छा फील कराएगी और फिर बहुत ज़्यादा मीठा अगर किसी चीज़ में आप खाते हैं तो इसमें निस्बतन कम मीठा होगा, बल्कि आप इसमें ये जो मसनूई मीठे होते हैं वो भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। तो जलेबी की जो पुडिंग है उसको बनाने के लिए जलेबियाँ ले लें, आपने जितनी आपकी फैमिली है उसके मुताबिक उसको दूध में सोक कर दें, अंडों को फेंटें, उसमें अगर आप ये मसनूई मीठा मिलाना चाहते हैं वो मिलाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो फिर आप उसमें चीनी डालें थोड़ी, थोड़ा सा आप उसमें इलायचियाँ पीस के डाल दें और फिर उसमें जलेबी जो दूध में आपने भिगोई हुई हैं उसमें अंडों को मिक्स करें अच्छी तरह, वनीला डाल दें अगर आपको वनीला पसंद है तो, और इसको आप बेक कर लें। ठीक है, बहुत ही कम कीमत में और जल्दी बन जाने वाली उसको बेक करें और वो बिल्कुल सिजलिंग हॉट जब आप खाएंगे तो आपको इतना ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि आपको तवानाई भी बहुत इसमें मिलेगी। मैं तो मेरे घर में अगर जलेबियाँ आई हूँ, यहाँ एक टिपिकल दुकान है जिसमें बहुत मज़े की बारीक वाली जलेबियाँ मिलती है, तो अगर वो हमारे घर में आई हों तो अव्वल तो हम मीठा
اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر جلیبیاں آئی ہوں اچھی لگتی ہیں وہ ویسے گرما گرم تلتی ہوئی جو جلیبیاں ہیں نا وہ تو, حالانکہ میں میٹھے کی شوقین نہیں ہوں لیکن وہ جو کڑھائی سے نکلتی ہوئی جلیبیاں ہیں نا وہ میں رزسٹ نہیں کر پاتی ہوں. تو ہاں اگر گھر میں جلیبیاں پڑی ہوں تو میں ضرور پھر اس کا اس طرح سے میٹھا بنا لیتی ہوں جو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک, تو میٹھے کے طور پر تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار آپشنس ہیں میٹھے بنانے کی جس میں کم کیلوریز ہوں گی لیکن آپ کا میٹھے کے جو ٹیسٹ بڈ ہے وہ ضرور سیٹسفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, افطار کے بعد کم از کم 100 قدم واک ضرور کریں. ٹھیک ہے, اگر تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایک ہلکی پھلکی ورزش بھی ساتھ گردانیں. ٹھیک ہے, اس چیز سے خوش ہو کہ تراویحاں جو ہے نا آپ کو ایک طرح سے ہیلدی بینیفٹ بھی ہے. روحانی تو اس کا ہے ہی, ٹھیک ہے, روحانی تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. رات کے وقت ہیوی فوڈ کھانے سے پرہیز کریں ورنہ سحری تک معدہ آپ کا بھاری رہے گا اور آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ سحری کے ٹائم پہ کچھ کھا سکیں. یاد رہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں صرف معدہ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو سرشار کرنے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اس کے نور کو اپنے دل و دماغ میں سمونے کا وسیلہ بنائیں. جی ہاں, ہمیں اس وقت خدا کے زیادہ سے زیادہ, ویسے تو انسان ہر وقت خدا کے قریب رہتا ہے, میں تو دل سے خدا سے پیار کرتی ہوں, ڈر کے نہیں, محبت سے اپنے دل کے اندر اس کا پیار جو ہے نا وہ سمائے رکھتی ہوں. میرا جہاں تک خیال ہے خدا سے, خیال نہیں ہے, میرا بلیو ہے کہ خدا سے ڈرنے نہیں بلکہ اس سے محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی ہاں, ڈر کے جو چیز کی جائے وہ دل سے نہیں ہوتی لیکن جب محبت سے کوئی ماں جیسے اپنے بچے کے لیے چیز بناتی ہے تو وہ اس کے لیے کتنی تسکین کا باعث ہوتی ہے. جی ہاں, خدا سے پیار کرنا چاہیے ہمیں, ڈرنا جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے لیکن پیار تو ایک ایسا ہے جو دل سے دل کو محسوس ہوتا ہے. جی ہاں, تو میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی روح میں, اپنے دل میں, اپنے دماغ میں سمونے کا ایک وسیلہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اس جذبے سے سرشار کر سکیں وہ بہت اچھا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ساری دوپہر شروع ہو کے جو پکوڑوں کا گھول بناتے ہیں, سموسے تلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میں نے کچھ گھرانے ایسے دیکھے ہیں, صوبیہ جو آسٹریلیا میں ہے, ڈاکٹر صوبیہ اور ڈاکٹر راشد, ان کے گھر میں نے افطاری کے لیے کافی ساری چیزیں بنائی. ہم لوگ گئے ہوئے تھے ان کے گھر آسٹریلیا میں, تو وہ کہنے کہ نہیں آنٹی ہم تو بالکل ایسی چیزیں نہیں کھاتے, ہم جسٹ کھجور سے افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نارمل گھر میں روز کھانا ہوتا ہے ہم وہی کھاتے ہیں. ٹھیک, مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ جذبہ. ٹھیک, تو اگر ہم اپنی زندگی میں اتنی زیادہ کھانوں کے اوپر توجہ دینے کی بجائے ہم فلاح و بہبود کے کاموں پر توجہ دیں. کھانا زندگی کا ایک لازمی جزو ضرور ہے. صحت مند زندگی کے لیے ہمیں بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا, بلکہ آپ کہیں گے کہ ساری زندگی میں لوگوں کو کھانے بنانے سکھاتی رہی تو اب میں یہ کر رہی ہوں. نہیں, میں اب بھی آئی لو ٹو کوک, لیکن میں کبھی اوور ایٹنگ نہیں کرتی. میں جو بناتی ہوں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ میں کھاتی ہوں. ٹو مچ کھانا جو ہے نا وہ میری نیچر میں نہیں ہے, وہ میں نہیں کبھی چاہتی کہ میں ٹو مچ کھا لوں. ٹھیک ہے, بات لمبی ہو جائے گی, تو رمضان کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں کچھ آپ کے ساتھ تھوڑی باتیں شیئر کر دوں کیونکہ ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے اور یہ میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی صحت مند رمضان کی بات آپ سے کروں. ٹھیک, اوکے, اللہ حافظ, اسٹے بلیسڈ, اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.